तो आइए अब हम पढ़ते हैं छठी अभिक्रिया कौन सी है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा यानी कि ऊर्जा भी बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उत्पाद जो बनता है तो उसके साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ऊष्मा बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही है? तो जहाँ पर ये अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब की जाती हैं, जहाँ पर जिस जगह पर ये अभिक्रियाएं होती है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ऑटोमेटिक गर्म होने लगता है। तो इससे पता ये लगता है कि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही है, यानी कि तापमान में वृद्धि हो रही है, हमें गर्म महसूस होने लगेगा। तो उससे हमें पता लगेगा कि इस प्रक्रिया के दौरान क्या हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, ऊर्जा के रूप में या ऊष्मा के रूप में निकल रही है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस क्या होती है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कंप्रेस्ड का मतलब क्या है, हमने उसको कंप्रेस कर रखा है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में डाल रखा है, तो हम उसको कंप्रेस्ड लिखेंगे। नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है CH4 यानी कि मीथेन। तो हम मीथेन का दहन कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बना? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो कि गैस है, ये बाहर की ओर निकल जाएगी। और जल बना, जल वाष्प के रूप में होता है। ये जो हरी बोतल में है ये CH4 के झाग हैं, जो कि ये हाथ में ले रहे हैं मीथेन के, और इसे जला रहे हैं एक अगरबत्ती के द्वारा। तो इसमें CO2 और जल बन रहा है, जो कि जलती हुई CH4 को बुझा देते हैं। इन्होंने फिर जलाया और फिर इसको बुझा दिया। अब इसी प्रकार से श्वसन यानी कि हम जब सांस ले रहे हैं, हमने खाना खाया है और सांस ले रहे हैं, तो जो हमारे अंदर जो खाना चला गया हम उसको एक ग्लूकोज के रूप में लेते हैं। तो वो ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके वो टूटने लगता है। तो ग्लूकोज क्या होगा, टूटने लगेगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊष्मा निकलेगी, यानी कि हीट, ऊर्जा निकलेगी। हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तो हमारे शरीर को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि हम काम कर सकते हैं आसानी से और हमें ताकत महसूस होगी। तो इसका मतलब यह है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है। और हम इससे पता लगता है कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी तरीके से बिना बुझे चूने को हम पानी में डालेंगे, तो पानी में डालने के लिए हमारे पास बिना बुझा चूना कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है। जब इसको हम पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब हम बिना बुझे चूने को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? बुलबुले निकलते हैं और ऊष्मा निकलने लगती है, यानी कि आसपास के उसके चारों ओर का वातावरण क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। तो उससे पता लगता है कि इसमें ऊष्मा निकल रही है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो जो बनकर आता है पूर्ण रूप से, वो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इन मैडम ने ये मैग्नीशियम का एक रिबन लिया है और रेगमाल से इसको साफ कर रही है, जिससे कि इसके ऊपर की धूल मिट्टी आसान हट जाए और इसकी चमकदार सतह प्राप्त हो। अब इसको एक चिमटे की सहायता से पकड़कर स्पिरिट बर्नर पर इसको जला रही है। तो यह एक सफेद ज्वाला के रूप में जलने लगा है ये। और जलने के बाद इसमें जो ये सफेद सफेद बनी है, ये राख क्या कहलाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगी। अब यदि हम इसमें पानी डाल देते हैं कुछ मात्रा में, तो ये क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और हम इसमें नीला लिटमस पत्र लगाएंगे तो वह नीला ही रहेगा, और लाल लिटमस पत्र लगाएंगे, लिटमस पत्र को ये नीला कर देगा, क्योंकि MgO एक क्षारीय विलयन है। जो जितनी भी सभी दहन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ऊष्माक्षेपी होती हैं, यानी कि ऊष्मा देती हैं। हम किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो वो हमें, चाहे वो ऊष्मा के रूप में हमें वो ऊष्मा मिले या
क्या कहते हैं ताप के रूप में ऊष्मा मिले, या हमें ऊर्जा के रूप में ऊष्मा मिले, या प्रकाश के रूप में ऊष्मा मिले, तो वो सारी क्या अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये कंप्लीट हो गई है हमारे पास। अब अगली नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है किसी भी पदार्थ का टूट जाना। तो टूटने के बाद जो अभिक्रिया होती है, यानी कि जो एक पदार्थ किसी दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में एकल मतलब एक उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, विस्थापन वियोजन। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या है, एक पदार्थ टूटने के बाद दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाएगा। जैसे हमारे पास ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को हमने ऊष्मा दी तो वो किस में चेंज हो गया, Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2। SO2 क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड, और किस में टूटेगा ये, SO, और ये टूटेगा SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और सल्फर ट्राइऑक्साइड। दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटे। तो ये कितने पदार्थों में टूट रहा है, 3 पदार्थों में टूट जा रहा है। ये जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल हैं, ये फेरस सल्फेट के हैं, और हरा रंग इसमें उपस्थित जल के अणु के कारण होता है, जो कि 7H2O होते हैं। और इसको प्रखनली में भरकर गर्म किया जाएगा, और जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें उपस्थित जल के 7H2O अणु इसमें से बाहर निकल जाएंगे, और क्रिस्टल का रंग ब्राउन हो जाएगा। ये जलीय क्रिस्टल के कारण ही इसका रंग हरा होता है, हल्का हरा। अब ये ड्रॉप पानी बाहर निकल गया है, अब इसका कलर ब्राउन हो गया है, जो कि पानी इसमें उपस्थित बाहर निकल गया है। और कुछ गैसें निकली हैं, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि बहुत जहरीली गैसें होती हैं ये। तो एकल सिंगल पदार्थ 3 पदार्थों में टूट गया तो क्या हो गया, वियोजन हो गया, टूटना। जब भी टूटता है कोई पदार्थ उसे क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन। अब मतलब हट जाना। ऐसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ऊष्मा दी, वो किस में चेंज हो गया, CaO। ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना, सॉरी बिन बुझा चूना। इसे लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा हमारे पास, CO2। गैस बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बचा है, और ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है हमारे पास, गैस है। ये बाहर की तरफ निकल गई। इसी प्रकार से ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, गैस है। ये बाहर की तरफ को निकल गई है। इसी प्रकार ये जो सफेद ट्रे के अंदर है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है,
और इसको एक चम्मच की सहायता से एक प्रखंडी में डाल रहे हैं। और अब इसको बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे, जिससे कि यह पाउडर कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे बाहर निकल जाएगी। लेकिन इसकी अवस्था में कोई चेंज नहीं आएगा, कलर में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड भी सफ़ेद रंग का होता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी सफ़ेद रंग का ही होता है। इसलिए केवल इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हुए ही दिखाई दिखाई नहीं देगी, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एक जलती हुई अगर फ्लैम लेकर जाएं या अगरबत्ती लेकर जाएं तो वह उसको बुझा देगी। देखो ये गर्म कर रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस एकत्रित हो रही है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस एकत्रित हो गई है और अब एक स्टिक को जला रहे हैं और जलती हुई स्टिक इसके पास में लेकर जाएंगे। अगर ये बुझ गई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी होती है कि किसी जलती हुई चीज को बुझा देना। इस प्रकार से हमारे पास लेड नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट को हमने ऊष्मा दी, ये ऊष्मा का चिन्ह होता है। ऊष्मा दी तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो ये दोनों गैसें हैं और ये क्या होंगी, बाहर की तरफ को निकल जाएंगी, यानी कि वायुमंडल में चली जाएंगी। लेड ऑक्साइड लेड ऑक्साइड ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और ये क्या हो गई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये गैस से क्या हो गई, बाहर की तरफ को निकल गई हैं। सिंगल पदार्थ तीन पदार्थों में टूट गया, यहाँ पर सिंगल पदार्थ दो पदार्थों में टूट गया है। तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रियाएं हैं। डिब्बे में लेड नाइट्रेट का पाउडर है और चिमटी की सहायता से उसको प्रखनली में पहले से ही भर लिया गया है। एक बर्नर की जरूरत है इस प्रयोग के लिए, और एक चिमटे की जरूरत है, और एक प्रखनली की जरूरत है, और एक चिमटे की चम्मच की जरूरत है। चम्मच से की सहायता से लेड नाइट्रेट का पाउडर प्रखनली में पहले से ही भर लिया है। ये जो भरा हुआ पाउडर है सफेद कलर का, ये लेड नाइट्रेट है। और ये अगरबत्ती ली है ऑक्सीजन के एक्सपेरिमेंट के लिए कि ऑक्सीजन गैस बन रही है या नहीं, उसके परीक्षण के लिए ली गई है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ब्राउन रंग की तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है और ऑक्सीजन गैस की कोई गंध नहीं होती, जिसके लिए हम अगरबत्ती की सहायता से इसका परीक्षण करेंगे। अब इसको गर्म करने लगे हैं बर्नर की सहायता से। जब ये ब्राउन रंग की हो जाएगी तो इसका मतलब ये है इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बहुत हानिकारक गैस है। इसको काफी देर तक गर्म किया जाएगा। ये अगरबत्ती
जला ली है। जब इसको जलती हुई अगरबत्ती को इस परखनली के अंदर डालेंगे, यदि ये अगरबत्ती तेज जलने लगती है तो इसका मतलब ये है कि इसमें से ऑक्सीजन गैस निकल रही है। अब इसको इसके अंदर डाल रहे हैं परखनली के अंदर। अगर ये तेज जलती है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन गैस इसमें से निकल रही है। और ब्राउन कलर की जो गैस निकल रही है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। देखो ये जलने लगी है तेज, इसका मतलब ये है इसमें ऑक्सीजन गैस भी बाहर की ओर निकल रही है। और लेड ऑक्साइड का कलर भी हल्का पीला लाल रंग का है। अगरबत्ती के द्वारा ऑक्सीजन का परीक्षण किया जा चुका है। इसी प्रकार से हमने एक अभिक्रिया और ली है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हमने ऊष्मा दी तो क्या हुआ, प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस में ये टूट गया है। ये क्या है, गैस है, तो इसका सिंबल कहाँ की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। ऐसे लेड ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है। कांच के बर्तन में ये जो सफेद रंग का पाउडर है ये सिल्वर क्लोराइड है। और इसको अब धूप में रखेंगे और धीरे धीरे यह ग्रे कलर का हो जाएगा, क्योंकि इसमें से क्लोरीन गैस निकल जाएगी और जो बचेगा शेष वो सिल्वर होगा, जो कि ग्रे कलर का होगा। ये जो बचा है अब धूप में कुछ समय के रखने के बाद ये है सिल्वर है केवल, और क्लोरीन गैस जो है गैस के रूप में बाहर निकल गई है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को जब ऊष्मा मिली तो क्या किसमें चेंज हो गया, वो सिल्वर। देखो इधर Ag कितना है, Ag 1 है, Ag 1 है, Br 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यह पीले रंग का जो पदार्थ है सिल्वर ब्रोमाइड है। इसका कलर हल्का पीला सा होता है और इसको आप धूप में रख रहे हैं। इसका कलर धीरे धीरे ग्रे कलर का हो जाएगा और इसमें से ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगी और ये केवल सिल्वर बचेगा जो कि ग्रे कलर का होगा। ये जो बचा है ये ग्रे कलर का सिल्वर है और इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकल गई है। को इसी तरीके से हम AgCl है, इधर Ag 1 है, इधर भी Ag 1 है, यानी कि सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, Cl 1 है, इधर Cl 2 है। तो हम इधर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सिल्वर हो गया तो इधर 2 भी सिल्वर हो जाएगा। अब देखो हम ऊपर वाली समीकरण में पहुंचते हैं तो यहाँ पर Pb यानी कि लेड सिंगल है, और N1 है, N1 है, और O2 यहाँ पर है, सॉरी 3 वहां पर है, और इधर कितनी है, 2 2 4 और 1 5 5 है। तो हम क्या काम करें, हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितनी आ जाएगी, ओ 6 आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 5 है, तो हमारे पास जो लेड है वो 2 हो गया, तो हमने लेड के साथ ही इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 से। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2PbO, यानी कि लेड ऑक्साइड। 2 लेड ऑक्साइड बन गए हैं। ऑक्सीजन भी 2 ऑक्सीजन ये हो गया, 2 ये और 2 ये 6 हो गया। इसी तरीके से
जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें इधर कॉपर कितना है, 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, और कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 1 और 2, 3 है ऑक्सीजन। इसी तरीके से इसको चेक कर लेंगे, इधर Fe2 है, इधर Fe2 है, और इधर S1 है, इधर S कितने हैं, 2 है, यानी कि हमें उधर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उससे पहले फिर हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितनी, 4 है, इधर 3 और 2 5 और 3 8। अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और सल्फर भी 2 हो जाएंगे, 1 और 1 2। तो ये इस तरीके से हम इसको संतुलित कर लेते हैं। समीकरण हमारे पास संतुलित होनी चाहिए। हमने आज कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ी, हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी, उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी, और उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी। देखो वियोजन में क्या होता है, एक एकल पदार्थ टूटकर एक या एक से वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदल जाता है। तो 1 2 3 में बदल गया, ये 1 और 2 में बदला है, ये भी 1 2 3 में बदल गया है, ये 2 में, ये भी 2 में। इसी प्रकार से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जब ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण हो, जो अभिक्रियाएं ऊष्मा को ग्रहण कर लें, यानी कि जैसे हमने बर्फ को अपनी हथेली पर रखा और हमें ठंडा महसूस होने लगा, इसका मतलब ये है कि बर्फ को पिघलने के लिए बर्फ क्या कर रहा है, हमारी हथेली से ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है। अब अगली अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बर्फ को जब हम अपने हाथ पर, हथेली पर रखते हैं तो क्या होता है, हमें ठंडा महसूस होता है, तो वो क्या करता है, हमारी हथेली से ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है और हमें ठंडापन महसूस होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हमें अगर वो अभिक्रिया को हम छू रहे हैं और हमें ठंडा महसूस हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो N2 + O2, तो ये कितना बन गया, NO, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया है। ये 2 है, तो इधर ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है। अब देखो अगली अभिक्रिया है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, जब एक वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के, कोई यौगिक है उसके अणु के किसी एक परमाणु या अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसके हमारे पास एक परमाणु ये है और इसका एक परमाणु समूह ये है, तो हम लोहे की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या करेगा, लोहा कॉपर सल्फेट को इसके विलयन से विस्थापित कर देगा, यानी कि FeSO4 आ जाएगा प्लस Cu। कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया है। जब कॉपर विस्थापित हो गया है तो क्या आएगा, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे फेरस सल्फेट। ये जो बन गया है ये क्या है, हमारे पास फेरस सल्फेट बन गया है, और कॉपर जो है एक धातु के रूप में आ गया है। हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं, इस तरह के होते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। इनको हमने वाटर में डिसोल्व किया है, जिससे ये कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बन गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक आयरन की नेल डालते हैं। आयरन की नेल डालने के बाद इसको हम कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और कुछ घंटों के बाद फिर देखते हैं कि इसका कलर जो है किस तरीके से चेंज होता है। 3 से 4 घंटे के डिफरेंस के बाद हम देख सकते हैं कि कॉपर का कलर बिल्कुल ब्लू था और अभी भी ब्लू है, लेकिन जिसमें हमने आयरन की नेल डाली है, कील डाली है, उसका कलर जो है अब ग्रीन हो चुका है। ये ग्रीन कलर जो है फेरस सल्फेट की वजह से है। और अगर हम इस कील को निकालना चाहें तो आप देख पाओगे ये आयरन की नेल है, जिसमें से कुछ आयरन डिजोल्व हुआ है और कुछ जो है इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है। इसी प्रकार से अब देखो इसमें जो लोहा है, लोहे ने क्या करा, इसके एक परमाणु को यानी कि कॉपर को इस समूह से विस्थापित कर दिया, और खुद ने क्या करा, कॉपर की जगह को ले लिया है। तो देखो यहाँ पर कॉपर की जगह आ गया है लोहा, आयरन। तो इसी को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने जिस लोहे से अभिक्रिया करा रहे थे वो कॉपर सल्फेट में कॉपर का स्थान ले लेता है, यानी कि इसको यहाँ से भगा देता है, और
उसकी जगह क्या आ जाता है, लोहा आ जाता है। इसी तरीके से जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जिंक क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन गैस को भगा देगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस बाहर चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बना, जिंक सल्फाइड, इसे लिखेंगे, सॉरी जिंक सल्फेट, इसे लिखेंगे जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई है। हमने टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, उसमें हम जिंक ग्रैन्युल्स डालते हैं। जैसे ही हम एसिड में जिंक ग्रैन्युल्स डालते हैं, ये बबल्स इवॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। हाइड्रोजन गैस के बबल्स आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से लेड CuCl2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, क्या होगा इसमें, इसे को क्या बोलते हैं हम, क्यूप्रिक क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड बोलते हैं। तो जो लेड है कॉपर को इसके विलयन से इसको विस्थापित कर देगा, यानी कि जो लेड है वो इसके स्थान पर आ जाएगा, जैसे कि PbCl2 प्लस Cu। तो कॉपर क्या रहा, कॉपर सिंगल रह गया और उसकी जगह क्या आ गया, लेड आ गया। तो इसे लिखेंगे लेड क्लोराइड। अब इसमें जो बीकर रखा है, बीकर में कॉपर क्लोराइड है और साइड में लेड के कुछ टुकड़े हैं। पीछे एक प्रणाली रखी है जिसके अंदर कॉपर क्लोराइड का विलयन पहले से ही है और इसमें अब लेड के कुछ टुकड़े डाल दिए हैं। अब इस विलयन का कलर धीरे धीरे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेड कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिससे कि इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का मतलब होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके विलयन से भगा देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देख लो, ये जो सारी अभिक्रियाएं मैंने लिखी हैं ये क्या संतुलित हैं या नहीं है, नहीं होंगी तो इसको हम संतुलित करेंगे। जैसे कि इधर क्या है, लेड एक ही है, Cl2 और कॉपर। इसी तरीके से इसको चेक कर लेंगे, यहाँ पर जिंक एक है, यहाँ पर जिंक एक है, SO4 और हाइड्रोजन 2 है, यानी कि ये भी संतुलित है। इधर लोहा एक है, इधर लोहा एक है, SO4 और Cu, कॉपर भी सिंगल ही है।